Hello dear students, welcome back to our channel. Before beginning with our today's session, let me remind you once again कि अगर आपने अब तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो what are you waiting for? Go and click on the subscribe button. Thank you. Let's start with our today's session. So let's start with our today's topic, and that is oogenesis. All right. In our last lecture, we tried to understand about the process of spermatogenesis, that is how a male gamete sperm is formed, and in today's lecture we will be understanding that how a female gamete, that is an ova or egg cell we commonly say, is formed. All right, first let us have a look at the introduction of this process. What does oogenesis means? Simple word में अगर इसका meaning समझने जाएं, so oogenesis, oo means ova or egg cell and genesis means formation. अब तक आपको ये पता चल ही गया होगा. So the oogenesis is a process which involves formation of haploid female gamete. When I say haploid means only half number of chromosome is present, because जब fertilization होगा, जब sexual intercourse होगा, sperm body में आएगा female के, और जब fertilization होगा तो मेल स्पर्म के पास हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, मतलब वो हैप्लॉइड है और फीमेल हैप्लॉइड है. तो ये दोनों फ्यूज होके हमको क्या देंगे? डिप्लॉइड जाइगोट. ये मेल और ये फीमेल, ये दोनों फ्यूज होके हमको क्या देंगे? एक डिप्लॉइड जाइगोट देंगे. सो दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट आवर गैमेट इज haploid in nature. Okay, so oogenesis involves the process of formation of haploid female gamete, that is egg or ovum, from diploid germinal epithelium. Okay, ये ओवा कहाँ से बन रहा है? जर्मिनल एपिथेलियम से बन रहा है, which we discussed already while we were discussing about the female reproductive system in detail. All right. Okay. Now before beginning or before moving ahead with this topic, I want you to remember one thing कि ये जितना भी प्रोसेस हो रहा है, फीमेल गैमेट जो बन रहा है, वो सारा का सारा बेबी के बॉर्न होने से पहले, मतलब जब फीटस अंदर है, मदर प्रेग्नेंट हुई है, मदर के बॉडी में जो फीटस है, अगर वो फीटस फीमेल है तो उसकी बॉडी में वो सारे चेंजेस, ये जितने भी फेजेस हम पढ़ने वाले हैं, ये सारे स्टेजेस पहले ही हो जाएंगे, बेबी के बॉर्न होने के पहले. आप आज जितना भी oogenesis के बारे में पढ़ेंगे, फॉर्मेशन ऑफ एग के बारे में पढ़ेंगे, तो वो सारा का सारा कब होता है? जब बेबी वुम्ब में है. ओके, मतलब while the mother is still pregnant, जब तक बेबी पेट के अंदर है, जब तक बेबी वुम्ब के अंदर है, यूटरस के अंदर है, तभी ये सारा स्टेजेस होगा. ऑल राइट, सो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ oogenesis. इट इन्वॉल्व्स माइटोसिस एंड मियोसिस, सेम लाइक स्पर्मेटोजेनेसिस. इसमें माइटोसिस भी होता है, मियोसिस भी होता है. इट इज डिवाइडेड इनटू 3 phases, जैसे हमने स्पर्मेटोजेनेसिस में देखा था. फर्स्ट वाज मल्टीप्लिकेशन फेज, देन ग्रोथ फेज एंड देन मैचुरेशन फेज. सिमिलरली वैसे यहाँ पर भी हमको 3 phases देखने को मिलेंगे. लेट्स क्विकली हैव अ लुक एट दिस डायग्राम फर्स्ट. आपको आधा डायग्राम बहुत आसानी से समझ जाएगा. फर्स्ट फेज, यहाँ पर मैंने नंबर 1 लिखा है, मतलब इट इज फर्स्ट फेज. व्हाट इज फर्स्ट फेज? मल्टीप्लिकेशन फेज. और मल्टीप्लिकेशन होता है मतलब क्या होता है? माइटोसिस. 1 से 2, 2 से 4, ऐसे मल्टीप्लिकेशन हो रहा है. सो यहाँ पर आपका प्राइमरी जर्मिनल सेल है, मतलब एपिथेलियल, प्राइमरी एपिथेलियल सेल जो है, एक सेल हमने लिया है. ऐसे मिलियंस ऑफ सेल्स हैं, हम एक सेल को पकड़ के समझेंगे और सेम प्रोसेस बाकी के सेल्स में भी होगा. सो कोई एक प्राइमरी जर्मिनल सेल हमने लिया जो कैसा है? डिप्लॉइड है नेचर में, क्योंकि ये प्राइमरी जर्मिनल सेल है, इसमें अभी कुछ माइटोसिस मियोसिस हुआ नहीं है, तो वो डिप्लॉइड ही है. ओके, गैमेट पहले से नहीं होता है, गैमेट बनता है. सो गैमेट जब फाइनल स्टेज में बनता है तब वो हैप्लॉइड होता है, लेकिन इनिशियली वो कैसा होता है? डिप्लॉइड इन नेचर. जिस सेल से गैमेट बनता है वो सेल डिप्लॉइड होता है. सो अवर प्राइमरी जर्मिनल सेल इज डिप्लॉइड इन नेचर. इट कंटेन्स कंप्लीट DNA, 46 chromosomes in humans. दिस सेल अंडरगोज मल्टीप्लिकेशन. यहाँ पर माइटोसिस हो रहा है. क्या हो रहा है इस सेल के अंदर? द सेल इज अंडरगोइंग माइटोसिस. एज यू कैन सी, because of mitosis, that one cell is divided into 2 daughter cells, and further again the mitosis took place in the 2 daughter cells, and we got 4 daughter cells. Okay, ये मतलब मल्टीप्लाई आप जितना आगे तक करोगे उतने आगे तक होते रहता है, लेकिन there's a twist. While the primary germinal cell is multiplying, एक स्टेज ऐसा आता है जहां पर कुछ सेल्स कंटिन्यू मल्टीप्लिकेशन चालू रखते हैं, लेकिन कुछ सेल्स रुक जाते हैं. दे स्टॉप. ओके, वो अब आगे माइटोसिस नहीं करते हैं, वो अब
ग्रोथ होती है उनकी, मतलब अब वो ग्रो होते हैं, वो नरिशमेंट और न्यूट्रिशन लेकर अपना साइज इंक्रीज करते हैं, एंड दैट इज व्हेन योर सेकंड फेज स्टार्ट्स। फर्स्ट फेज का नाम क्या था? मल्टीप्लिकेशन फेज, जहां पर माइटोसिस हो रहा है। सेकंड फेज का नाम है ग्रोथ फेज, क्योंकि वहां पर क्या हो रहा है, आपके जो मल्टीप्लाइड प्राइमरी जर्मिनल सेल्स थे जो 2n है नेचर में, उनको हमने ऊगोनिया बोला। तो इन सेल्स में से कोई एक सेल या मतलब कोई पर्टिकुलर नंबर ऑफ सेल्स रुक जाते हैं और वो आगे मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, वो खुद को साइज में ग्रो करने लगते हैं। सो वो जो साइज में खुद को ग्रो कर रहे हैं, दैट सेल इज नोन एज ऊगोनिया। ओके, प्राइमरी जर्मिनल सेल मल्टीप्लाई करके हमको क्या दे रहा है? ऊगोनियल सेल्स दे रहा है। ऊगोनियल सेल में से कोई एक ऊगोनिया साइज में ग्रो हो जाएगा, एंड दैट पर्टिकुलर ऊगोनिया विच हैज एनलार्ज्ड इन साइज, या जो ग्रो हो गया है, दैट ऊगोनिया इज नोन एज प्राइमरी oocyte, क्योंकि अब उसी सेल से आगे हमारा एग या आप बोल सकते हैं फीमेल गैमेट बनने वाला है। Okay, so that particular oogonia increases in size, it gives us primary oocyte, and again this primary oocyte is still diploid in nature, क्योंकि अभी तक इसमें meiosis नहीं हुआ है। कोई भी सेल तब तक हैप्लॉइड नहीं होगा जब तक उसमें meiosis ना हो जाए। Are you getting it? क्योंकि माइटोसिस से हमेशा हमको डिप्लॉइड सेल ही मिलते हैं, meiosis से हमको हैप्लॉइड सेल मिलते हैं, करेक्ट? सो दिस oogonal cell इंक्रीजेज इन साइज, वो साइज में इंक्रीज हो गया, इसीलिए हमने उसको प्राइमरी oocyte बोल दिया। पर इसका मतलब ये नहीं कि उसके अंदर का डीएनए और डबल हो गया, डीएनए उतना ही है, बस उसकी साइज बढ़ गई क्योंकि उसके अंदर का न्यूट्रिशन बढ़ गया। ओके, और उसके अंदर का थोड़ा सा सेल ऑर्गेनल्स या सेल कंटेंट्स जो होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का साइज बढ़ जाता है, उसका नंबर बढ़ जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नंबर बढ़ जाता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स खुद को डिवाइड कर लेते हैं। सेल बड़ा हो रहा है मतलब उसके अंदर के ऑर्गेनल्स खुद को इंक्रीज कर रहे हैं। So that increased or grown cell is known as primary oocyte, which is our second phase, which is known as growth phase. And after that comes a little complicated part of the topic, and that is maturation phase. I'm sorry, what is the third phase? The complicated phase is known as maturation phase, जहाँ पर आपका ये primary oocyte mature होगा to produce final product as female gamete. So ये maturation phase में क्या होता है? Quickly have a look. मैचुरेशन फेज में आपका जो प्राइमरी oocyte था, अब वहां पर मियोसिस होगा। क्या होगा? वहां पर मियोसिस होगा, और जैसे मियोसिस हुआ हैप्लॉइड गैमेट आपको मिल गया। सो यहाँ पर जब मियोसिस 1 होता है, आपको पता होगा कि मियोसिस 2 पार्ट में है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। मियोसिस 1 इज रिडक्शनल डिवीजन, जहां पर आपका डीएनए हाफ हो जाता है, और मियोसिस 2 इज इक्वेशनल डिवीजन, जहां पर वो हाफ डीएनए का सिर्फ आपको कॉपीज मिलता है, उसका हाफ नहीं होता है। मियोसिस 1 में अगर आपके पास 2n डीएनए है तो वो डिवाइड हो जाएगा n और n में, ये मियोसिस 1 हो गया। सो यहाँ देखो, मियोसिस 1 में क्या हुआ? प्राइमरी oocyte 2n था, वो प्राइमरी oocyte डिवाइड हुआ तो यहाँ पर हमको एक सेल मिला और यहाँ पर हमको एक सेल मिला। ये जो सेल मिला इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी oocyte, और ये जो सेल है जो इससे साइज में थोड़ा सा छोटा है उसको हम बोलेंगे पोलार बॉडी। ये क्या है हम अभी समझेंगे, बट अभी सिर्फ डायग्राम देख लो। अब ये वाला जो सेल है, जो सेकेंडरी oocyte है, जो हेल्दी सेल है, वो वापिस आगे मियोसिस दिखाएगा, मियोसिस 2। लेकिन ये मियोसिस 2 कब होगा? फर्टिलाइजेशन के टाइम पे। ओके, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको हम स्टेप वाइज देखेंगे। ऑलराइट, सो पहले स्टेप 1 और स्टेप 2, मतलब फेज 1 मल्टीप्लिकेशन फेज और फेज 2 ग्रोथ फेज देख लेते हैं फटाक से। व्हाट इज मल्टीप्लिकेशन फेज? The primary germinal cells which are diploid in nature of ovary, they undergo what? They undergo mitosis. They undergo mitotic divisions to form millions of gamete, mother cells, or you can call them as oogonial cells, okay, which are again diploid in nature as shown here. ये आपका प्राइमरी जर्मिनल सेल है, इसमें माइटोसिस हुआ तो आपको oogonia मिला जो कि डिप्लॉइड है। Now this process is completed in the embryonic stage of human females. मतलब जब किसी पेरेंट में फर्टिलाइजेशन हुआ होगा, किसी फीमेल में फर्टिलाइजेशन हुआ होगा और जाइगोट बना होगा, वो जाइगोट जब एम्ब्रियो में बन रहा होगा उस टाइम पे, अगर वो एम्ब्रियो फीमेल है तो उस टाइम पे आपके ये चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। मतलब प्राइमरी जर्मिनल सेल डिवाइड होके oogonia बनाएगा। Am I clear? It depends upon the sex chromosome कि बेबी मेल है कि फीमेल है। ऑलराइट, सो ऐसा कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए कि मैम फर्टिलाइजेशन होते से ही कैसे मालूम पड़ जाएगा कि मेल है कि फीमेल है। इट्स वेरी सिंपल, बिकॉज
ह्यूमंस में जो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है उसमें से 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम इज सेक्स क्रोमोसोम, जो डिटरमाइन करता है कि जो आने वाली प्रोजेनी है वो मेल है कि फीमेल है। तो अगर आने वाली प्रोजेनी फीमेल है तो ये स्टेजेस तुरंत स्टार्ट हो जाते हैं, एम्ब्रियो बनने के टाइम पे ही ये फेजेस स्टार्ट हो जाते हैं। सो दिस फेज टेक्स प्लेस एट द टाइम ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ये याद रखना है कौन सा फेज कब हो रहा है, क्योंकि एंट्रेंस में ये क्वेश्चन ट्विस्ट करके पूछ सकते हैं। नाउ कम्स ग्रोथ फेज। एज वी सॉ, ग्रोथ फेज में क्या हो रहा है, जो oogonal सेल्स मिले हैं उसमें से कुछ सेल्स स्टॉप हो जाएंगे ग्रो होना। सम oogonal सेल्स दे स्टॉप डिवाइडिंग एंड दे ग्रो इन साइज टू फॉर्म प्राइमरी oocyte विच इज डिप्लॉयड इन नेचर, विच इज स्टिल डिप्लॉयड इन नेचर। क्योंकि मैं बार बार बोल रही हूँ जब तक मियोसिस पिक्चर में नहीं आता तब तक हेप्लॉयड नहीं आएगा। ओके और इसमें क्या होता है, प्राइमरी oocyte में सेल ग्रोथ हो रहा है। सेल ग्रोथ हो रहा है मतलब क्या हो रहा है, cellular organelles like ER, that is endoplasmic reticulum, Golgi apparatus and mitochondria, they are increasing in number, and that is why you can see the growth in the cell. Okay, the cytoplasm has increased in size. And now comes the third phase, that is the maturation phase. Let us have a look at it. So now comes our third phase, and that is maturation phase. What happens in this maturation phase? Let us have a look. Okay, our primary oocyte is ready, as we saw in the growth phase, that it is ready with all the cell organelles being increased in number. Now it will undergo meiosis 1. What happens in this stage? In the maturation phase, oogenesis takes place in the ovaries. This you need to remember, because earlier we saw कि multiplication phase कहाँ पर हो रहा है, embryonic stage में हो रहा है, और maturation phase कब हो रहा है, कहाँ पर हो रहा है, it is taking place in ovaries, all right, in the ovaries of a female body. Prior to the birth of a female baby, मतलब female baby बर्थ होने से पहले ही ये उसकी बॉडी के अंदर, मतलब मदर है, मदर के वुम में फीटस है, फीटस के ओवरीज में ये सारे चेंजेस हो रहे हैं। सो यू नीड टू मेक श्योर दैट यू रिमेंबर दैट विच प्रोसेस इज टेकिंग एट विच प्लेस, ऑलराइट। सो oogenesis टेक्स प्लेस इन द ओवरीज प्रायर टू द बर्थ ऑफ फीमेल बॉडी। प्रायर मीन्स बिफोर द फीमेल बेबी इज बॉर्न, ऑलराइट। नाउ व्हाट आर द प्रोसेसेस दैट टेक्स प्लेस? We see primary oocyte, हमारे पास प्राइमरी oocyte रेडी था as we saw in the second growth phase. So वहाँ पर हमारा प्राइमरी oocyte कैसा था, it was diploid in nature. अब इस प्राइमरी oocyte में हम क्या देख रहे हैं कि meiosis 1 हो रहा है, मतलब now we will get our haploid cell, alright. So in primary oocyte meiosis 1 takes place. This meiosis 1 is nothing but a reductional division. As I said you earlier that meiosis involves 2 division, reductional and equational division. So meiosis 1 में reduction हो रहा है। किस चीज का reduction हो रहा है, यहाँ पर 2n क्रोमोसोम है, तो नेक्स्ट सेल जो मिलेगा उसमें कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे, सिर्फ n, क्योंकि आधा नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिड्यूस हो गया। So once the primary oocyte undergoes meiosis 1, it gives us 2 daughter cells. Now you have to see the diagram. Primary oocyte underwent meiosis 1, which gave us 2 daughter cells. First daughter cell is larger in size. As you can see, the first daughter cell is larger in size and it is known as secondary oocyte, which is diploid in nature. और जो दूसरा सेल है जो छोटा है साइज में, the other daughter cell which is smaller in size, it is known as first polar body. अब ये ऐसे अलग अलग डिवीजन क्यों हो रहा है, क्योंकि जो लार्जर सेल है उसके पास सारा का सारा साइटोप्लाज्मिक कंटेंट आ जाना चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा साइटोप्लाज्मिक कंटेंट सेल में होगा उतना ज़्यादा वो सेल हेल्दी होगा और उतना ज़्यादा जाइगोट को न्यूट्रिशन मिलने में आसानी होगी, ऑलराइट। तो इसीलिए ये अनइक्वल डिवीजन होता है। अनइक्वल डिवीजन लीड्स टू व्हाट, द साइटोप्लाज्म, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म इज shifted to the secondary oocyte and polar body has no cytoplasm. So polar body बनने का रीजन सिर्फ यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा साइटोप्लाज्म सेकेंडरी oocyte में जाना चाहिए और बचा कुचा जो वेस्ट पार्ट होगा या जो अनवांटेड पार्ट होगा वो पोलार बॉडी में जाता है और ये पोलार बॉडी आगे जाके डीजनरेट हो जाती है। बायोलॉजी में पोलार बॉडीज का इतना कुछ ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है, सिर्फ उसका एक ही रोल है। पोलार बॉडी बन रही है मतलब आपका oocyte हेल्दी है, क्योंकि सारा न्यूट्रिशन oocyte में जा रहा है और पोलार बॉडी इज एम्प्टी सेल, ओके। सो नाउ वी गॉट सेकेंडरी oocyte which is larger in size, which has all the cytoplasm. It undergoes meiosis 2. अब इस सेकेंडरी oocyte में क्या होगा, meiosis 2 होगा, लेकिन there is a twist. ये meiosis 2 पूरा कंप्लीट नहीं होता है। हमको पता है कि meiosis में कौन कौन से फेजेस हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। So this secondary oocyte when it undergoes meiosis 2, ये सेकेंड स्टेज पे अटक जाता है, it gets arrested at metaphase 2.
प्रोफेज होता है, फिर मेटाफेज होता है। तो ये सेकेंडरी oocyte मेटाफेज पे अटक गया है। क्यों? क्योंकि अब मेटाफेज में क्या होता है, स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं। सपोज दिस इज द मेटाफेज। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका क्रोमोसोम्स बीच में है और यहाँ पर ऐसे स्पिंडल फाइबर्स बनेंगे। स्पिंडल फाइबर्स बनाने के लिए सेंट्रियोल चाहिए। क्या चाहिए? सेंट्रियोल्स। और हमारे oocyte के पास, ये हेप्लॉइड हो गया है नेचर में, तो हमारे oocyte के पास जितना सेंट्रियोल होना चाहिए उतना सफिशिएंट सेंट्रियोल नहीं है। अब इसके पास सेंट्रियोल नहीं है तो कहीं बाहर से सेंट्रियोल लाना पड़ेगा। और हमने देखा था हमारे लास्ट सेशन में कि मेल स्पर्म के पास 2 सेंट्रियोल्स होते हैं, एक प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल और एक डिस्टल सेंट्रियोल। डू यू रिमेंबर? सो अब क्या होगा, आपका ये जो सेकेंडरी oocyte है जिसने मियोसिस 2 स्टार्ट तो किया लेकिन मेटाफेज 2 में वो अटक गया, अरेस्ट हो गया, तो अब वो वैसे ही स्टैच्यू स्टेट में, मतलब अरेस्टेड स्टेज में, वो अपने फॉलिकल से निकल जाएगा। बिकॉज द सेकेंडरी oocyte इज नथिंग बट योर मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, और मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल से आपका सेकेंडरी oocyte बाहर आ जाएगा। ओके, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल से बाहर आ गया मतलब ओवरी से बाहर आ गया। तो अब ये oocyte ट्रैवल करके कहाँ जाएगा? ओविडक्ट में। ओविडक्ट से कहाँ जाएगा? एम्प्यूला में। और एम्प्यूला के पास क्या होता है? यस, व्हाट इज एम्प्यूला नोन एज? इट इज नोन एज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। मतलब यहाँ पे समझो, इमेजिन करो कि जस्ट इमेजिन दिस इज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यहाँ पर ओवरीज थी, मैं एक ही साइड का बता रही हूँ। यहाँ पे से आपका सेकेंडरी oocyte रिलीज हो गया, तो अब ये सेकेंडरी oocyte एम्प्यूला के पास है, यहाँ पे सीलिया है, उसके वजह से वो ओवम वहाँ तक शिफ्ट हो गया है। अब यहाँ से जो स्पर्म आएगा वो स्पर्म इस ओवम के पास आएगा और वो इस oocyte के साथ जब फर्टिलाइज होगा तो स्पर्म के अंदर के सेंट्रियोल्स इस oocyte में जाएंगे और तब ये मेटाफेज स्टैचू हो गया था जो, वो वापस से रिज्यूम हो जाएगा। ओके, उसका स्टैच्यू खत्म हो जाएगा, वो जो अरेस्ट हो गया था उसका वो अरेस्टेड स्टेज स्टॉप हो जाएगा और आपका मियोसिस 2 कंप्लीट हो जाएगा। जब मियोसिस 2 कंप्लीट होगा, मतलब क्या बोल रही हूँ मैं, यहाँ तक आपको समझा कि आपका जो सेकेंडरी oocyte है वो मियोसिस 2 करता है लेकिन वो मेटाफेज 2 में अटक जाता है। मेटाफेज 2 में अटक गया है तो ग्राफियन फॉलिकल उसको बाहर निकाल देता है। ग्राफियन फॉलिकल क्यों बाहर निकालता है? क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, लास्ट टू लास्ट लेक्चर में फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का लेवल जैसे नीचे जाएगा आपका ग्राफियन फॉलिकल बर्स्ट हो जाएगा और ओवा रिलीज हो जाएगा। जैसे ओवा रिलीज हो जाएगा वो कहाँ जाएगा? वो जाएगा एम्प्यूला के पास। वो खुद नहीं जाएगा, आपके ओविडक्ट में जो सीलिया है, मतलब सीलिएटेड एपिथेलियम है, वो सीलिएटेड एपिथेलियम उस ओवा को एम्प्यूला तक पहुंचाएंगे। करेक्ट? So this secondary oocyte, it has been released from the Graafian follicle and ovary and it has reached ova. Okay, now what happens? यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte बना और ये सेकेंडरी oocyte अरेस्ट हो गया और ओवा तक पहुंच गया। अब ये मियोसिस 2 कब होगा? ये मियोसिस 2 सिर्फ तब होगा जब स्पर्म बॉडी में आएगा। जब स्पर्म फीमेल बॉडी में आएगा तो वो हमारे सेकेंडरी oocyte के साथ फर्टिलाइज होगा। जब सेकेंडरी oocyte के साथ स्पर्म फर्टिलाइज करेगा तो स्पर्म अपने सेंट्रियोल्स सेकेंडरी oocyte के अंदर एक्सपोज करेगा और जैसे ही उसके सेंट्रियोल्स सेकेंडरी oocyte के अंदर जाएंगे, मैं क्या बात कर रही हूँ, इधर देखो, समझो ये तुम्हारा ओवम है और ये तुम्हारा स्पर्म है। स्पर्म के अंदर हमने देखा था इधर एक्रोसोम होता है, इधर पे उसका हेड और यहाँ पे उसके नेक के पास 2 सेंट्रियोल होते हैं, एक प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल और एक डिस्टल सेंट्रियोल। तो ये सेंट्रियोल्स, ये पूरा स्पर्म का बॉडी है। ओके, ये सेंट्रियोल जाइगोट के, ये सेकेंडरी oocyte के अंदर जाएंगे और जैसे सेकेंडरी oocyte के अंदर सेंट्रियोल्स जाएंगे तो वो जो इस स्टेज पे अरेस्ट हो गया था, मेटाफेज 2 पे अरेस्ट हो गया था, क्योंकि वो स्पिंडल फाइबर नहीं बना पाया था, क्योंकि स्पिंडल फाइबर के लिए सेंट्रियोल चाहिए, तो वो सेंट्रियोल उसको कहाँ से मिल जाएंगे? स्पर्म से मिल जाएंगे। और जैसे उसको स्पर्म से सेंट्रियोल्स मिलेंगे वो मेटाफेज 2 से आगे बढ़ेगा, एनाफेज करेगा। एनाफेज में क्या होता है? 2 सेल्स का न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है, मतलब सेल्स रेडी हो जाते हैं खुद को डिवाइड करने के लिए। सो एनाफेज होगा और एनाफेज के बाद फाइनली टीलोफेज होगा और फाइनली आपको मियोसिस 2 कंप्लीट स्टेज मिलेगा। तो जब मियोसिस 2 कंप्लीट हो जाएगा तो आपको ये सेल मिलेगा, मतलब आपको एक कंप्लीट ओवम मिलेगा जो कि फुली ग्रोन है, मतलब जिसके पास सारा न्यूट्रिशन और डीएनए है, सब कुछ है। और यहाँ पर आपको मिलेगा सेकेंड पोलर बॉडी। सेकेंड पोलर बॉडी वापस क्यों मिला है? क्योंकि दिस सेकेंड पोलर बॉडी विल हेल्प
द ओवम टू गेट ऑल द नरिशमेंट। मैंने वापस आपको मैंने पहले भी बताया, मैं वापस बता रही हूँ, पोलर बॉडी का क्या काम है, सारा नरिशमेंट, सारा न्यूट्रिशन oocyte के पास चला जाए और बाकी जो कुछ भी बचा है, जो अनवांटेड है या जो वेरी लेस अमाउंट में है, वो पोलर बॉडी में आ जाता है। तो सारी चीजें oocyte के पास चली जाएं, इसीलिए अनइक्वल डिवीजन होता है। तो इसीलिए हमको यहाँ सेकेंड पोलर बॉडी मिलती है। तो अब यहाँ पर कंप्लीट फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, ध्यान से सुनो, यहाँ पर सिर्फ क्या हुआ है, स्पर्म ने अपने सेंट्रियोल्स इंट्रोड्यूस किए हैं। क्या किया यहाँ पर, स्पर्म ने सिर्फ अपने सेंट्रियोल्स इंट्रोड्यूस किए। सेंट्रियोल्स इंट्रोड्यूस करने की वजह से क्या हुआ, मियोसिस 2 का स्टेज खत्म हुआ। अब तक क्रोमोसोम फ्यूज नहीं हुआ है, मतलब फर्टिलाइजेशन अब तक सक्सेसफुल नहीं हुआ है। नहीं तो बहुत सारे बच्चे क्या बोलेंगे कि मैम ओवा है, ओवा के पास स्पर्म आया, दोनों मिक्स हो गए, मतलब जाइगोट बन गया। नहीं, ओवा है, ओवा के पास स्पर्म आता है, लेकिन स्पर्म का जब तक डीएनए, जब तक स्पर्म का न्यूक्लियस ओवा के न्यूक्लियस के साथ मिक्स नहीं होगा, तब तक फर्टिलाइजेशन कंप्लीट नहीं माना जाएगा। ओके, तो अभी सिर्फ क्या हो रहा है, ओवा है, ओवा के पास स्पर्म आया, स्पर्म ने अपना सेंट्रियोल्स दिया पहले, ताकि सेकेंडरी oocyte जो स्टेज पे अटका है, वो स्टेज उसका स्टार्ट हो जाए, उसका मेटाफेज 2 से अरेस्टेड स्टेज से वो निकल जाए, वो अपना फेज कंप्लीट कर ले, सिर्फ इसीलिए। ओके, तो जब स्पर्म आता है वो अपना सेंट्रियोल देता है सेकेंडरी oocyte को, तो उसका मेटाफेज 2 रेज्यूम हो जाता है और वहां से वो अपना ये मियोसिस 2 कंप्लीट करता है। जैसे ही मियोसिस 2 कंप्लीट होता है, वैसे ही हमको क्या मिलता है, एक ओवम मिलता है जो कि कंप्लीट फीमेल गैमेट है, विच इज इमीडिएटली रेडी फॉर द फर्टिलाइजेशन, और जो दूसरा मिलता है वो है सेकेंडरी पोलर बॉडीज। तो इसका मतलब आप ऐसा भी अज्यूम कर सकते हो कि जब स्पर्म हमारे सेकेंडरी oocyte के पास आ रहा है तो फर्टिलाइजेशन स्टार्ट हो गया है, लेकिन पहले क्या होगा, पहले मियोसिस 2 होगा, मतलब पहले oogenesis का प्रोसेस कंप्लीट होगा और बाद में जाइगोट बनेगा। तो अगर बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा होगा तो आप ऐसा अज्यूम कर सकते हो कि फर्टिलाइजेशन एंड oogenesis दे बोथ गो हैंड इन हैंड, दोनों प्रोसेस साथ में हो रहा है। फर्टिलाइजेशन जैसे स्टार्ट होगा वैसे ही आपको पहले कंप्लीट गैमेट मिलेगा, और जैसे कंप्लीट गैमेट मिल जाएगा तुरंत फ्यूजन होके आपको जाइगोट मिल जाएगा। आई होप यू गॉट इट। बस थोड़ा सा फर्क है, पहले गैमेट बनाना जरूरी है, बिना गैमेट के फ्यूजन कैसे होगा, जाइगोट कैसे मिलेगा, लेकिन गैमेट बनाने के लिए भी हमको स्पर्म का एंट्री करवाना जरूरी है। आई होप दैट योर हेड इज क्लियर। ओके, सो this is what is the you can define as the process of oogenesis. All right, let's have a look ahead. So let's just quickly look, जो मैंने आपको बोला वही यहाँ पर लिखा हुआ है, that after the oocyte is released into the ovary, the restart and the completion of meiosis 2 will happen when, only when the sperm enters. Okay, this last phase is completed in ampulla during fertilization. ये last phase कब complete होता है? It is completed in ampulla when fertilization starts. Fertilization starts means what? Sperm has entered और वो secondary oocyte तक पहुंच गया है। So यहाँ पर आपका मेटाफेज 2 जो अरेस्ट हो गया था, वो मेटाफेज 2 वापस से रिज्यूम हो जाएगा, मतलब स्टार्ट हो जाएगा। So again you will get after your meiosis 2 is finished, मतलब ये मेटाफेज 2 जब खत्म हो जाएगा, so you will get what after meiosis 2? Let me write here meiosis 2. So meiosis 2 का फेज जब खत्म हो जाएगा तो आपको वापस से 2 डॉटर सेल्स मिलेंगे, और वो 2 डॉटर सेल्स अगेन अनइक्वली डिवाइडेड होंगे। So जो एक डॉटर सेल आपको मिला है which is known as ovum, it is also haploid in nature, and the other daughter cell that you got which is smaller in size, as you can look here. जब स्पर्म पहुंच गया था सेकेंडरी oocyte तक तो मियोसिस 2 हुआ। मियोसिस 2 में क्या हुआ, आपका जो एक डॉटर सेल है वो ओवम बना, जिसके पास सारे कंटेंट्स हैं, न्यूक्लियर कंटेंट्स, और जो दूसरा डॉटर सेल है जिसके पास ज़्यादा साइटोप्लाज्मिक कंटेंट नहीं पहुंच पाया, तो वो आपका बना सेकेंड पोलर बॉडी। ओके, एंड इट विल गेट डीजेनरेटेड लेटर। नाउ दिस ओवम इज नोन एज फीमेल गैमेट विच इज रेडी टू कंप्लीट फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन स्टार्ट तो हो गया, लेकिन अब न्यूक्लियस को मर्ज करने की बारी है, क्योंकि जब तक न्यूक्लियस मर्ज नहीं होगा तब तक क्रोमोसोम्स मिक्स नहीं होंगे, और जब तक क्रोमोसोम्स मिक्स नहीं होंगे तब तक कंप्लीट फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। सो यू कैन से दैट द कंप्लीशन ऑफ meiosis 2, what you can say that the completion of meiosis 2 and fertilization they both go hand in hand, ये दोनों प्रोसेस एक साथ ही हो सकते हैं। इफ स्पर्म डज नॉट रीच, समझो अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स ही नहीं हुआ है या किसी रीजन की वजह से स्पर्म सेकेंडरी oocyte तक नहीं पहुंच पाया,
तो क्या होगा, हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल में पढ़ा था कि अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो सेकेंडरी oocyte will be released with the blood, with the menstruum. Okay, so I hope that you understood the process of oogenesis. Let's move ahead. Okay, so now let's discuss about the structure of the secondary oocyte. हमने ये देखा कि secondary oocyte कैसे बनती है और secondary oocyte जब sperm के contact में आती है तो कैसे meiosis to complete होता है और हमको final ovum कैसे मिलता है. लेकिन वो final ovum मिलने से पहले भी secondary oocyte का detailed structure समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमने ऐसा तो बोल दिया कि this is the ovum and this is the sperm. Sperm आएगा ओवा के पास और वो उसके अंदर एंट्री कर लेगा. जितना ईजी ये लगता है उतना ईजी ये है नहीं. इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस विच यू विल स्टडी इन नेक्स्ट सेशन एंड दैट इज फर्टिलाइजेशन. तो प्रोसेस को समझने से पहले सेकेंडरी oocyte का स्ट्रक्चर समझ लेते हैं. इट इज़ वेरी सिंपल, द स्ट्रक्चर इज सिंपल. लेट्स हैव अ लुक एट इट. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज सेकेंडरी oocyte? इट इज द अनफर्टिलाइज्ड ovulated egg which is released from the Graafian follicle, and Graafian follicle was there in the ovary. That is why it is said that it is released from the ovary. It is non-clioidic, non-clidoic. Non-clidoic means what? इसके बाहर कोई outer shell नहीं है. It do not have any particular membrane, and it is microlesithal. Micro means small and lethal means egg or yolk. So it is microlesithal, that is it contains less yolk. And what is the significance of the yolk? Yolk provides nourishment to the oocyte. Okay. It is rounded, as you can see the structure of the secondary oocyte is rounded. It is non-motile in nature. वो खुद और एम्प्यूला तक नहीं पहुंचता है, सीलिया के मदद से ओवा एम्प्यूला तक जाता है. So it is technically non-motile. It is haploid because it contains only half number of chromosomes, female gamete. Approximately the size of the secondary oocyte is 0.1 millimeter, or you can say 100 microns in size. The large nucleus, as you can see over here, it is called as germinal vesicle. Okay, it is not a complete nucleus. Complete nucleus कब बनेगा? जब secondary oocyte के साथ sperm fertilize हो जाएगा, दोनों का DNA exchange हो जाएगा, मतलब मेल का क्रोमोसोम और फीमेल का क्रोमोसोम जब मिक्स हो जाएंगे तो आपको जो न्यूक्लियस मिलेगा जाइगोट का, that will be the complete nucleus. So the temporary nucleus or the nucleus that you can see over here is known as germinal vesicle. Typical, or you can say proper pronucleus is formed once the fertilization starts or the fertilization takes place. The cytoplasm of this egg, the cytoplasm of the egg is also known as ooplasm because we call it as ovum. So ovum के cytoplasm को बोलेंगे ooplasm. oocyte का cytoplasm is ooplasm. It lacks centrioles and this is the trick कि सेंट्रियोल ही नहीं है सेकेंडरी oocyte के पास, तो वो मेटाफेज के आगे कैसे जाएगा? मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि सेकेंडरी oocyte मेटाफेज 2 पे अरेस्ट हो जाता है क्योंकि उसके पास स्पिंडल फाइबर बनाने के लिए सेंट्रियोल ही नहीं है. तो स्पिंडल फाइबर बनाने में कौन हेल्प करेगा? जब स्पर्म ओवम के साथ फर्टिलाइज होगा, क्योंकि स्पर्म के पास क्या है? सेंट्रियोल्स हैं. ओके, so it lacks centrioles. There are no centrioles over here, and as you can see the egg is surrounded by various coverings. The egg is surrounded by many layers. What are these layers? Let's quickly have a look. The innermost layer is known as the vitelline membrane, and after vitelline membrane another layer starts which is known as zona pellucida, और दोनों layer के बीच में जो space है that is known as pre-vitelline space. The layer which is outside zona pellucida, the circle ones are known as corona radiata, जो क्राउन जैसा स्ट्रक्चर बताते हैं. जब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे और हम ग्राफियन फॉलिकल का स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे, तब हमने ये डिस्कस किया था, ग्रैन्युलोसा सेल, कोरोना रेडिएटा, एटसेट्रा एटसेट्रा. ओके, the nucleus is the germinal vesicle and the first polar body which was formed during meiosis 1 is here. आपके प्रोन्यूक्लियस के प्रो नहीं, आपके न्यूक्लियस के जस्ट नीचे जोना पेल्यूसिडा लेयर के ऊपर वाइटलिन मेम्ब्रेन के बीच में आपका फर्स्ट पोलार बॉडी प्रेजेंट है. पोलार बॉडी एंड जर्मिनल वेसिकल बोथ आर नोन एज एनिमल पोल. ये एनिमल पोल का क्या सिग्निफिकेंस है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो आप आगे देखेंगे. लेट्स कंटिन्यू. So these are the functions of the each layer which is present outside the secondary oocyte. Beginning with the first one, ये numbering आपको ध्यान से देखना है. First, second, third, fourth, fifth and sixth. So beginning with the first membrane, that is the vitelline membrane, which is the innermost membrane.
It is also known as egg membrane. And what is the function of this membrane? It secretes non-cellular, मतलब प्रॉपर सेल नहीं है ये जो वाइटलिन मेम्ब्रेन है ये एक ऐसा सब्सटेंस सेक्रीट करती है which is glycoproteinaceous in nature, मतलब it is a combination of protein and glucose, which is known as zona pellucida. As you can see, this structure is known as zona pellucida. So zona pellucida को कौन बनाता है? Vitelline membrane. So now the second function is of zona pellucida. Zona pellucida से एक ऐसी structure attached है. Zona pellucida adheres means attaches radial cells forming corona radiata. Zona pellucida से कौन से structures attached है? ये जो circularly और radially elongated cells हैं, these cells are attached to zona pellucida, which are also known as corona radiata. Corona radiata is also known as the crown of the secondary oocyte. So now the third membrane becomes corona radiata. Corona radiata is derived from where? हमने हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ा था दैट कोरोना रेडिएटा इज डिराइव्ड फ्रॉम इनरमोस्ट ग्रैन्युलोसा सेल. मतलब जो ग्राफियन फॉलिकल होता है, ग्राफियन फॉलिकल के अंदर ग्रैन्युलोसा सेल्स होते हैं, उस ग्रैन्युलोसा सेल्स से ये कोरोना रेडिएटा बनता है. ओके, एंड दीज सेल्स आर फॉर्मली, मतलब दे आर टाइटली अटैच्ड टू जोना पेल्यूसिडा एंड ईच अदर. ये जो कोरोना रेडिएटा है, ये कोरोना रेडिएटा जोना पेल्यूसिडा से एकदम टाइटली अटैच्ड रहता है विद द हेल्प ऑफ hyaluronic acid, which is known as mucopolysaccharide. It is a heteropolysaccharide. Okay, आपने polysaccharides के बारे में पढ़ा है. So it is a heteropolysaccharide which is which contains mucus, which helps in the sticking of the two membranes. After corona radiata comes the previtelline space. Okay, previtelline space is what? The space present between the zona pellucida and the vitelline membrane. Vitelline membrane और zona pellucida के बीच का जो खाली space है, that is previtelline space. वहाँ पर fluid भरा हुआ है और उस fluid में at the lower end the first polar body is present. As you can see, the first polar body is present. The first polar body is present between the space of vitelline membrane and zona pellucida. Now what is the function of this first polar body? ये जो first polar body है, this first polar body and the germinal vesicle, मतलब न्यूक्लियस ऑफ द सेकेंडरी oocyte, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? एनिमल पोल. एनिमल पोल का फंक्शन क्या है अभी मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ, आप नेक्स्ट सेशन में इसका डिटेल फंक्शन पढ़ेंगे कि एनिमल पोल सेकेंडरी oocyte में वो पोल है या वो पॉइंट है जहाँ से स्पर्म एंट्री लेगा. ओके, सो दिस पोल हेल्प्स in the entry of the sperm. Always remember this. और animal pole का जो opposite end है, this upper end, the one that I have numbered as 6th point, the opposite end of the animal pole where no polar body or no nucleus is present, that end is known as vegetal pole. क्या बोलेंगे हम उसको? Vegetal pole. Please remember this. The significance of animal pole and vegetal pole ये बहुत ज़्यादा important है. अभी थोड़ा आपको इसका इतना ज़्यादा कंटेंट नहीं दिया गया है, लेकिन आगे जाके आपको इसका सिग्निफिकेंस और इसका डिफरेंस समझ में आएगा. सो अभी के लिए फ्रॉम 12th पॉइंट ऑफ व्यू एंड फ्रॉम एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू, रिमेंबर द पोलर बॉडी एंड द जर्मिनल वेसिकल टुगेदर कंस्टिट्यूट एनिमल पोल एंड द पोल विच इज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एनिमल पोल इज नोन एज वेजिटल पोल. अब यहाँ पर अगर हम पोल्स की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं? दैट अवर सेकेंडरी oocyte इज अ पोलर बॉडी और इट इज अ पोलर सेल. Okay, so that's it. This is the structure of the secondary oocyte. I hope that you got it pretty well. Okay, all right. So dear students, I hope कि आज का lecture आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. It was little bit easy, little bit complicated, but it was fun while teaching. I hope that you enjoy it while learning as well, and I hope that earlier sections are also being understandable to you. If you have any query regarding our today's session or any earlier section, then please feel free to ask your doubts in our comment section. You can even suggest us the alternative approaches of taking lectures, of conducting the sessions, whatever is possible and whatever is feasible to us, we will surely try to implement it. Anyways, if you like our video, then please make sure that you click on the like button. It really motivates us. And do mention your views about the videos in our comment section. And if you like it really very much, then do not forget to share it with your friends. And one more thing, if you haven't subscribed to our channel yet, then please click on the subscribe button. Thank you. Stay tuned. See you soon.